गोली विशेष रूप से तेज नहीं थी और लगभग सभी दिव्य प्राणी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे क्योंकि यह सीधे वेनबुजुन के माथे की ओर जा रही थी। यद्यपि वेनबुजुन बच नहीं सकता था, फिर भी वह इसे रोकने के लिए एक दिव्य कलाकृति या अपने शरीर के किसी भाग का उपयोग कर सकता था। ठीक उसी तरह जैसे जब वह लॉन्ग बानरुओं से लड़ रहा था, उसने अपनी उंगली बढ़ाकर गोली की नोक को छुआ। वह गोली तुरंत ही एक ठोस वस्तु से एक चमकते हुए गोली प्रतीक में परिवर्तित हो गई, और जब लोगों ने सोचा कि हमला रोक दिया गया है, तो चमकती हुई गोली का प्रतीक बिना रुके उड़ता रहा। अचानक वेनबुजुन की उंगली तोड़ दी, उसके माथे पर लगी और उसके हेलमेट और खोपड़ी दोनों को बुरी तरह से छेद दिया, जिससे आगे और पीछे गोली के आकार का गड्ढा बन गया। एक क्षण के लिए तो पूरा दृश्य क्षेत्र मौत जैसा शांत हो गया। हालांकि इससे पहले कुछ लोगों ने आशावादी रूप से अनुमान लगाया था कि वेनबुजुन शायद तियान की गोली को रोकने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वास्तव में किसी को भी विश्वास नहीं था कि वेनबुजुन इसे रोक नहीं सकता। उसके सिर में गोली लगी देखकर सभी लोग काफी देर तक स्तब्ध रह गए और विश्वास ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ वास्तव में हो सकता है। ये कैसे संभव है? यू होंग्यान भी वहीं खड़ा था, उसे भी पूर्ण अविश्वास था। वेनबुजुन की संस्कृति एक पथ के रूप में वास्तव में तियान की गोली को रोकने में विफल रही थी, और अधिक भयावह ये था कि नो ग्रेड अपर डिवाइन आर्टिफैक्ट शापित कवच को संस्कृति एक पथ के रूप में परिवर्तित गोली द्वारा सीधे भेद दिया गया था। ये बहुत ही विचित्र था। वह तो एक उच्च दैवी कलाकृति थी, उसे इतनी आसानी से कैसे भेदा जा सकता था? जैसा कि मुझे संदेह था, पेन जियानिंग ने सोच विचार कर खुद से कहा। आपका क्या मतलब है, जैसा कि मुझे संदेह था? यू होंग्यान, जो पान जियानिंग की तुलना में युद्ध के अनुभव में कम थी, ने कुछ भी गलत नहीं देखा था। तियान को इतने सारे मैचों में देखने के बाद मुझे हमेशा संदेह रहा है कि उसकी गोलियों की विनाशकारी शक्ति केवल ताकत से नहीं, बल्कि एक विपथगामी विशेषता से आती है। अब ये पुष्टि हो गई है जैसा कि मैंने संदेह किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो या तो उसकी स्नाइपर राइफल या वह खुद एक ऐसी विशेषता रखता है जो किसी भी चीज को भेद सकती है। यही कारण है कि न तो संस्कृति एक पथ के रूप में और न ही ऊपरी दिव्य कलाकृति कवच इसका सामना कर सकता है, पेन जियानिंग ने समझाया। क्या ये कुछ हद तक आपकी विशेषता के समान नहीं है? मैंने स्वर्ग खोलने और पृथ्वी को चीरने के महान कानून के अलावा इस दुनिया में किसी अन्य दिव्य कौशल के बारे में कभी नहीं सुना है जो इस तरह की विशेषता पैदा कर सकता है। यू होंग्यान ने आश्चर्य से कहा। वेन को भी इस बात का संदेह था, इसलिए उसने इस परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए शापित कवच का इस्तेमाल किया। अब ये लगभग निश्चित है, पेन जियानिंग ने कहा। शेन किंगक्सू इस समय बेहद खुश थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तियान एक ही गोली में वेनबुजुन के सिर को भेद सकता है, जो काफी आश्चर्यजनक था। किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी बहुत खुश थे। लिनशेन उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दर्शकों के चेहरे पर तरह तरह के भाव थे, किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सभी ने सोचा कि मैच ऐसी अजीब स्थिति में समाप्त होगा, लिनशेन का आक्रमण दौर समाप्त हो गया था, लेकिन सिस्टम ने अभी तक उनकी जीत की घोषणा नहीं की थी। वेनबुजुन वहीं खड़ा था, उसका हाथ उसके माथे पर पड़े गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां चमत्कारी शक्ति से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने उस गड्ढे को छुआ, उसकी खोपड़ी में लगी चोट एक चमकदार चोट के प्रतीक में बदल गई और वेनबुजुन ने उसे बैंडेड की तरह छील दिया। उसके माथे से चोट का चिन्ह हटाने पर गंभीर क्षति चमत्कारिक रूप से गायब हो गई और यहां तक कि कवच भी अपनी मूल स्थिति में आ गया। वेनबुजुन ने लापरवाही से चमकते हुए चोट के प्रतीक को जमीन पर फेंक दिया और यह 1000 कैटी के वजन के साथ जमीन पर गिरा, जिससे जमीन में गड्ढा बन गया और प्रतियोगिता के मैदान में हर जगह दरारें दिखाई देने लगीं। लिनशेन ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस तथ्य से यह सिद्ध हो गया कि उनके सुपर बेस दिव्य शॉट का प्रभाव पड़ा था, और यहां तक कि वेनबुजुन भी इसे रोक नहीं सके थे। लेकिन ऐसी चोटें वेनबुजुन को लड़ने में अक्षम नहीं बनाती थीं। ये लड़ाई थोड़ी कठिन है। लिनशेन ने चुपचाप अपनी पीठ पर लगी ढाल को उतार लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, जबकि अमरसेट की विशेषताओं को सक्रिय कर दिया। मूल रूप से भूरे रंग का कवच तुरंत ही काले और लाल रंग की चमक बिखेरने लगा, जो उग्र दुष्ट देवी की छवि में परिवर्तित हो गया, जिसने लिनशेन के शरीर को ढक लिया। उसने एक ऐसा सेट पहना है जो दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को बुला सकता है। क्या यह एक मध्यम दिव्य कलाकृति सेट नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि यह किस गुणवत्ता का है। मध्य दिव्य कलाकृति सेट के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? क्या लॉन्ग बानरुओं का ड्रैगन गॉड सेट वेनबुजुन द्वारा सीधे तौर पर नहीं तोड़ा गया? ये सिर्फ साबित करता है कि यह सब एक भ्रम है। अब वेनबुजुन की बारी है कि वह आगे बढ़ें, देखते हैं वह क्या करते हैं। वह ढाल का उपयोग क्यों करेगा? ऐसी प्रतियोगिता में ढालें वास्तव में कोई खास लाभ नहीं देती। वेनबुजुन ने लिनशेन को देखा लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे घूरते हुए उसने कहा, पेन जियानिंग के अलावा बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से जीतने के लिए प्रेरित किया हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अलावा किसी और ने मुझसे शॉट नहीं लिया और जीवित नहीं रहा। तुम भी बहुत अच्छे हो, लिनशेन ने उदासीनता से कहा।
ये सुनकर वेनबुजुन केवल हंसे, कुछ और नहीं कहा, अपनी उंगली को आगे बढ़ाया और अपनी उंगली के चारों ओर प्रकाश के साथ हवा में एक तलवार का अक्षर बनाया। तलवार अक्षर चमक उठा और उसमें से एक अद्वितीय तलवार इरादा फूट पड़ा, मानो यह वही तलवार इरादा था जो अत्यंत कुशल तलवारबाजों के पास होता है। अगले ही पल तलवार के प्रकाश की डरावनी किरणें तलवार के पात्र से निकलीं, जो लिन शेन की ओर ऐसे बरस रही थी जैसे आकाशगंगा नीचे गिर रही हो। बैंग 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 बैंग, तलवार की निरंतर रोशनी उग्र दुष्ट देवी की हल्की छाया पर पड़ती रही। जो आगे थे वे देवी के प्रेत द्वारा चकनाचूर हो गए और जो पीछे थे वे तुरंत भर गए। तलवार की अंतहीन रोशनी लहर दर लहर ने उग्र दुष्ट देवी की हल्की छाया को अभिभूत कर दिया और अथक बल के साथ उसे भेद दिया। डिंग डिंग डांग डांग, तलवार की रोशनी की बाढ़ अमर ढाल को पार कर सीधे लिन शेन के शरीर पर जा गिरी। हालांकि वे छेद नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सतह पर छोटे छोटे सफ़ेद निशान छोड़ दिए। तलवार नदी के बपतिस्मा के तहत लिन शेन सिस्टम द्वारा जगह में बंद कर दिया गया था, हिलने में असमर्थ था। यदि यह जारी रहा तो लगातार टपकने से भी पत्थर घिस जाता है और शायद अमर सेट चाहे कितना भी मजबूत हो अंततः भेदा जाएगा। हमलावर के लिए दुर्भाग्य से हमले की अवधि केवल 10 सेकंड की थी और समय समाप्त होने पर वेनबुजुन द्वारा खींचा गया तलवार का पात्र तुरंत गायब हो गया और उसके साथ तलवार की सारी रोशनी भी गायब हो गई। अमर सेट की बदौलत लिन शेन ने वेनबुजुन के पहले हमले का सफलतापूर्वक सामना किया। उसने वास्तव में टिके रहे। तियान का कवच थोड़ा प्रभावशाली है। ये मुकाबला वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। कई लोगों ने द्वंद्व को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। एक तरफा मुकाबला सामने नहीं आया। जब लिन शेन की बारी आई तो उसने बिना कुछ कहे अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और वेनबुजुन पर एक और गोली चला दी। इस बार लिन शेन ने उसके सिर पर निशाना नहीं लगाया, बल्कि उसके शरीर पर एक चमकते लाल एक्यूपंक्चर बिंदु पर निशाना साधा। गोली सीधे वेनबुजुन की छाती के बीचों बीच जा लगी। वेनबुजुन की आंखें स्पष्ट और तेज थीं, उनकी उंगलियां फिर से हरकत में आईं और हमेशा की तरह सटीक ढंग से गोली के सिर पर उतरीं। जैसे को तैसा, इस बार गोली के अक्षर में नहीं बदली, बल्कि वेनबुजुन की उंगली के सामने हवा के अक्षर का निर्माण हुआ। गोली सीधे हवा के पात्र को भेदती हुई आगे बढ़ी और वेनबुजुन की उंगलियां गोली से कागज जितनी पतली दूरी बनाए रखते हुए पीछे हटती रहीं। एक एक करके उसकी उंगलियों के सामने हवा के अक्षर बनते गए और एक एक करके गोलियों ने उन्हें भेद दिया। अंत में गोली वेनबुजुन के शरीर में जा लगी तथा उसकी छाती में छेद कर दिया। वेनबुजुन ने भौहें सिकोड़ी, अपनी छाती के छेद को देखा और अपने हाथ के एक झटके से घाव के अक्षर में बदल गया, जिसे उसने फिर छील दिया। लिन शेन ने भी इस दृश्य को देखकर चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। एक चिन्हित महत्वपूर्ण बिंदु को भेदने के बाद भी वे वेनबुजुन से निपटने में असमर्थ थे, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक परेशान करने वाला था। वेनबुजुन के मन में भी यही विचार आया। लिन शेन की गोलियां, जो उसके लगातार बने हवा पात्रों द्वारा रोकी नहीं जा सकी, उनकी शक्ति कम नहीं हुई और उसके बार बार के प्रयास फिर भी विफल हो गए। अब फिर से वेनबुजुन की बारी थी। बिना किसी अनावश्यक शब्द के उसने अपनी उंगली से हवा में एक पंक्ति लिखी। अदम्य तलवार। जैसे ही ये पात्र प्रकट हुए, लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला था। जैसी कि उम्मीद थी, वे पात्र ठंडी रोशनी के साथ चमकती एक दिव्य तलवार में बदल गए, जो सीधे लिन शेन के शरीर की ओर बढ़ रही थी। लिन शेन ने जल्दी से उसे रोकने के लिए अपनी ढाल उठाई। अमर ढाल में मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, जो सॉलिडिफिकेशन सीरीज की ताकत रखने वाली ढाल थी। लेकिन अगले ही पल लिन शेन ने देखा कि तलवार ढाल को भेदती हुई आगे बढ़ गई और फिर बिना किसी विराम के उसके शरीर की ओर बढ़ती गई और इस प्रक्रिया में उसकी छाती को भी भेदती हुई आगे बढ़ गई। ये काम कर सकता है। लिन शेन ने अपनी छेदी हुई छाती की ओर देखा, यहाँ तक कि अमर सेट भी इस प्रहार को रोक नहीं सका। ये खत्म हो गया है। हालांकि तियान बहुत मजबूत है, फिर भी वेनबुजुन की तुलना में वह अभी भी कमज़ोर है, यू होंग्यान ने मन ही मन सोचा। यही बात दूसरों ने भी सोची, लेकिन उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ कि उल्टी गिनती खत्म होने के बाद भी सिस्टम ने मैच खत्म होने की घोषणा नहीं की। तियान अभी भी वहीं खड़ा था, उसके शरीर में घुसी तलवार गायब हो गई थी और घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। हाँ, दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। मैं वास्तव में उससे हाथ से लड़ना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि किसकी विनाशकारी शक्ति और शारीरिक शक्ति बेहतर है। पेन जियानिंग की आंखों में चमक आ गई। वह चाहता था कि वह भी लिन शेन के साथ द्वंद्व युद्ध कर सके। तियान में अभी भी आत्मचिकित्सा की प्रबल क्षमता है। वेनबुजुन को उसका मुकाबला मिल गया है। काफी मजबूत विनाशकारी शक्ति, अच्छी रक्षा और मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता। इतना प्रभावशाली लड़का आज ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्यों आया? वह पहले क्या कर चुका है? डैंग परिवार ने उसे गहराई में छिपा रखा है। डैंग परिवार के पास वास्तव में एक बहुत ही दुर्जय व्यक्ति है, लेकिन ऐसा लगता है वह जो अभ्यास कर रहा है वह सूर्य पीछा करने की महान विधि की तरह नहीं दिखता है। क्या सूर्य पीछा महान विधि के ऐसे प्रभाव हैं?
शेन किंगक्स्यू ने लिन शेन को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था तियान वास्तव में इस हद तक वेन बुजुन से लड़ सकता है। तियान की अप्रत्याशित ताकत। लड़ाई जारी रही। वेन बुजुन के चेहरे पर अब वह उदासीन भाव नहीं रहा। वह लिन शेन को पैन शियानिंग के समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में गंभीरता से ले रहा था। अब लिन शेन की बारी थी और बेहतर योजना के अभाव में वह केवल अपनी बंदूक उठाकर गोली चला सकता था तथा एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को निशाना बना सकता था। वह दोषरहित क्षमताओं वाली दुनिया में विश्वास नहीं करता था, न ही वह यह मानता था कि वेन बुजुन में कोई कमजोरी नहीं है। बस बात यह है कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि असली कमजोरी कहाँ है। उन्हें कमजोरियों के सटीक स्थान की लगातार जांच करने की जरूरत थी। वेन बुजुन ने भी लिन शेन की गोलियों को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वेन बुजुन ने उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश की, उन अदम्य गोलियों को रोका नहीं जा सका। उसके शरीर में अभी भी गोलियां घुस रही थीं। बस इतना ही है कि गोलियों से हुए घावों को भी वेन बुजुन ने संस्कृति एक मार्ग की विधि का उपयोग करके छील दिया होगा और उसका शरीर तुरंत पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अब पुनः आक्रमण करने की बारी वेन बुजुन की थी। उन्होंने एक और पंक्ति लिखी, इस बार अधिक अक्षर। एक अदम्य शक्ति की तलवार घातक जहर से लिपटी हुई। जैसे ही वेन बुजुन ने आखिरी वार पूरा किया, एक नीली चमकती हुई प्राचीन तलवार जो स्पष्ट रूप से जहरीली थी पात्रों से प्रकट हुई और लिन शेन की ओर उड़ी। पिछली बार की तरह लिन शेन का अमर सूट इस तलवार को रोक नहीं सका और तलवार की कलाकृति उसके शरीर में घुस गई। जहर उसके खून के माध्यम से उसके पूरे शरीर में फैल गया। दुर्भाग्य से उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए लिन शेन के शरीर को विकास सिद्धांत द्वारा सभी जहरों के लिए अभेद्य बना दिया गया था और ऐसे विषाक्त पदार्थों ने लिन शेन के शरीर में केवल मामूली प्रतिक्रिया पैदा की। विकास सिद्धांत के कुछ चक्रों के बाद जहर पूरी तरह से अप्रभावी हो गया। लिन शेन के घावों को एक बार फिर से ठीक होते देखकर जैसे कि कुछ हुआ ही न हो और विष का कोई असर न हुआ हो, वेन बुजुन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। दोनों के बीच लड़ाई अजीब अंदाज में जारी रही। वेन बुजुन लिन शेन की गोलियों को रोक नहीं सका। हर बार गोलियां उसके शरीर में घुस जाती, लेकिन घाव तुरंत ठीक हो जाते। लिन शेन भी वेन बुजुन के हमलों को रोक नहीं सका। वेन बुजुन ने विभिन्न वाक्य लिखे जो विभिन्न प्रकार के हथियारों में बदल गए। तलवारें, भाले, ब्लेड, परशु, साथ ही हवा, बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली जैसे हमले थे। लिन शेन पर विभिन्न प्रकार के हमले हुए जो उसे चोट पहुंचाने में समान रूप से सक्षम थे, फिर भी उसकी जान लेने में असमर्थ थे क्योंकि घाव जल्दी ठीक हो गए थे। कोई भी पक्ष दूसरे के हमलों को रोक नहीं सका, नहीं वे एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर सके। दर्शक रोमांचित थे। ऐसा उन्मत्त मुकाबला केवल दिव्य सत्ता प्रतियोगिता में ही देखा जा सकता था। दिव्य सत्ता प्रतियोगिता में भयंकर प्रहारों का आदान प्रदान होता है, शक्तियों का टकराव होता है, ये देखने के लिए कि कौन अंत तक टिक सकता है। आज की लड़ाई के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, केवल पैन जियानिंग और वेन बुजुन ही सर्वोच्च नहीं रहेंगे, तियान को भी इसमें शामिल करना होगा। सूर्य अनुसरण महान विधि इतनी शक्तिशाली है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तियान की ओई की तकनीकें कुछ हद तक सूर्य शूटिंग महान विधि जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि पैन परिवार के स्वर्ग खोलने और पृथ्वी को चीरने के दिव्य कौशल के अलावा केवल सूर्य शूटिंग महान विधि में ही ऐसी विनाशकारी शक्ति है ना? चलो तियान, बस वेन बुजुन को खत्म कर दो और मैं अपनी 100 रुपये की शर्त पर किस्मत बना लूंगा। युद्ध के मैदान की तुलना में स्टैंड अधिक जीवंत थे, जो जयघोष और आश्चर्य से भरे हुए थे। लिन शेन ने जमकर लड़ाई लड़ी। ये करो या मरो की लड़ाई थी, लेकिन कोई भी नहीं मरा। यू होंग्यान ने अखाड़े में लिन शेन को देखा और अजीब तरह से अपने आप से सोचने लगी, हालांकि इस आदमी का चरित्र उतना महान नहीं है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में शीर्ष की है, जो इस तरह से वेन बुजुन के साथ टक्कर लेने में सक्षम है। टकराना। बिजली का एक और बोल्ट गिरा, जिससे लिन शेन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। अगर उसके पास हेलमेट नहीं होता तो शायद उसके रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन इस तरह के हमले अंततः लिन शेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि अमरसूट पर निशान जमा हो रहे थे, अनिश्चित थे कि वे कितने समय तक टिक पाएंगे। कवच का यह अंतिम सेट भी वेन बुजुन के हमलों के तहत संघर्ष करना शुरू कर रहा था। वेन बुजुन भी समस्याओं का सामना कर रहा था। वह संस्कृति को एक मार्ग के रूप में प्रयोग करता रहा और जितने अधिक शक्तिशाली हमले उसने किए, उतनी ही अधिक कीमत उसे चुकानी पड़ी, अर्थात उपभोग भी उतना ही अधिक हुआ। लिन शेन, जिन्हें सतत गति के नाम से जाना जाता है, को थकावट का डर नहीं था, लेकिन वेन बुजुन में ये क्षमता नहीं थी। उनकी ताकत स्पष्ट रूप से कम होती जा रही थी। यह अब और नहीं चल सकता, वेन बुजुन ने मन ही मन सोचा। उस कमीने वेन को आखिरकार आज अपना मुकाबला मिल ही गया। पान जियानिंग जोरदार हंसी में फूट पड़ी। क्या हो रहा है? यू होंग्यान, हालांकि उनकी करीबी दोस्त थी, लेकिन उसका रास्ता वही नहीं था, इसलिए वह चीजों को पैन जियानिंग की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। मुस्कराते हुए पैन शियानिंग ने समझाया, वह कमीना वेन दिखावा करने में सबसे अच्छा है। उसे देखो, वह बिल्कुल शांत और संयमित है, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है।
लेकिन मैं उसके बारे में जो जानता हूँ उसके आधार पर उसकी शारीरिक शक्ति गंभीर रूप से कम हो गई है। वह लगभग अपने चरम के अंत में है, और अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह पतन की ओर बढ़ रहा है। यूहोंग्यान को कुछ हद तक विश्वास नहीं हुआ। आप कैसे बता सकते हैं? और जब उसने आपसे पहले लड़ाई की थी तो उसकी ताकत इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई थी, है ना? यह अलग है। हमारी लड़ाइयों में, चूंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम दोनों जानते हैं कि कब खुद को झोंकना है और कब रोकना है। इस प्रकार लड़ाई लंबे समय तक खींच सकती है। लेकिन आपके आदमी के साथ ऐसा नहीं है। शुरू से ही वेन ने स्थिति को गलत समझा और लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने का लक्ष्य रखा। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने जो कवच पहना हुआ है, उसके साथ ही अंतर्निहित शारीरिक शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमताओं ने उसके आक्रमण को काफ़ी हद तक अप्रभावी बना दिया है। बदले में उसकी अपनी ऊर्जा खपत उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक है। ऐसा लग रहा है कि तियान का कवच खत्म होने वाला है, लेकिन वास्तव में वेन भी एक खतरनाक स्थिति में है। अगर यह जारी रहा तो हमें देखना होगा कि तियान का कवच पहले टूटता है या वेन की ताकत पहले खत्म होती है। पान जियानिंग ने जोर से सोचा। पान जियानिंग के साथ बहस करने में बहुत आलसी यूहोंग्यान ने बस अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि वेन बुजुन खतरे में है? जरूरी नहीं। उसे जानते हुए उसे यह चाल चलनी चाहिए, पान जियानिंग ने शांति से कहा। कौन सी चाल? यूहोंग्यान ने वेन बुजुन से जुड़ी लड़ाइयों को याद करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसी किसी चाल के बारे में नहीं सोच पाई जिससे वह अपनी वर्तमान मुश्किल से बाहर निकल सके। यूहोंग्यान के विचारों को पढ़ते हुए पैन जियानिंग ने गंभीरता से कहा, जब वेन ने मुझसे लड़ाई की तो उसके पास कभी भी मौत से लड़ने की मानसिकता नहीं थी, इसलिए वह कुछ हद तक संयमित था। चाहे कितना भी तीव्र हो, हमने उसे कभी भी जीवन या मृत्यु तक नहीं पहुंचाया। इसलिए उसकी सबसे शक्तिशाली चाल वास्तव में कभी भी किसी मैच में इस्तेमाल नहीं की गई है, और आपने इसे कभी नहीं देखा है। तो तुम लोग पहले भी नाटक कर रहे थे? यूहोंग्यान कुछ हद तक हैरान रह गया। पैन जियानिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, यह दिखावा नहीं था, हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे। बात बस इतनी सी है कि हमने शुरू से ही सबसे शक्तिशाली निर्णायक प्रहार का इस्तेमाल नहीं किया। जब बात उस बिंदु पर पहुंची तो ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना संभव नहीं था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत करती हैं। एक प्रहार से विजेता का निर्धारण हो जाता है, और हमने शुरू से ही पूरी ताकत नहीं लगाई। यूहोंग्यान ने सवाल किया, इतनी बड़ी ऊर्जा लागत के साथ क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में भी यह कदम उठा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से अभी उस चाल का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन वेन के चरित्र को जानते हुए, भले ही इसका मतलब उसके शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेलना हो, वह परिणाम तय करने के लिए इसका उपयोग करेगा। वह भाग्य पर परिणाम छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से तियान के कवच के टूटने पर दांव नहीं लगाएगा। वह केवल उस चाल का उपयोग कर सकता है, पैन जियानिंग ने आत्मविश्वास के साथ कहा। दरअसल जैसे ही पान जियानिंग ने बोलना समाप्त किया, हमला करने की बारी वेन बुजुन की थी, लेकिन इस बार वेन बुजुन ने तुरंत अपने चरित्र का खुलासा नहीं किया। तियान, तुम्हारे साथ युद्ध करना सचमुच मन और शरीर दोनों के लिए खुशी की बात है, लेकिन आज मैं ये युद्ध जीतना चाहता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बोलते समय वेन बुजुन के शरीर से रहस्यमयी चमकती हुई आकृतियाँ उभरने लगीं। एक एक करके चमकते रहस्यमय पात्र उसकी कोशिकाओं की तरह उसके शरीर से ऊपर उठे और मध्य हवा में एक साथ मिलकर एक ईश्वरीय राक्षस की भव्य आकृति बना दी। जिसने भी ये देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। दिव्य आत्मा को ऐसी चीज माना जाता है जिसे केवल एक मध्यम दिव्य प्राणी ही संघनित कर सकता है, जो उनकी स्थिति का प्रतीक है। वेन बुजुन, जो स्पष्ट रूप से एक निम्न दिव्य प्राणी था, वास्तव में एक दिव्य आत्मा को बिना किसी पदहीन दिव्य कलाकृति की सहायता के संघनित करने में सक्षम था, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई स्थिति थी। अखाड़े में दिव्य आत्माओं को देखना असामान्य नहीं था, लेकिन वे आमतौर पर दिव्य कलाकृतियों से जुड़े होते थे, जो वेन बुजुन की स्थिति से पूरी तरह अलग थे। ये कैसे संभव है? शेन किंगक्सू ने वेन बुजुन के शरीर पर दिव्य और राक्षसी दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को देखा, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसकी प्रतिभा को पहले से ही दुर्लभ माना जाता था, लेकिन उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति निम्न दिव्य सत्ता स्तर पर दिव्य आत्मा को संघनित कर सकता है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस संसार में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। अन्य दर्शक भी इतने स्तब्ध थे कि बोल नहीं सके। ऐसे वंशज के साथ वेन परिवार करोड़ों वर्षों तक समृद्ध रह सकता है। डेंग और शेन परिवारों के उच्च अधिकारियों ने भी ये देखकर प्रशंसा में आह भरी। सबकी निगाहों के सामने वेन बुजुन ने अपनी उंगली फैलाई और हवा में लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे घेरे हुए दिव्य आत्मा प्रकाश छाया ने भी अपनी एक उंगली बढ़ा दी, एक बड़ी और एक छोटी, जिसके सिरे मिलकर एक दिव्य पाठ लिख रहे थे, जो अनंत शक्ति से युक्त था तथा संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा था। वह अब मात्र पाठ नहीं था, बल्कि अनेक अक्षरों का संयोजन एक तावीज़ का निर्माण कर रहा था।
स्ट्रोक के अनुक्रम और अक्षरों के कनेक्शन के माध्यम से कोई स्पष्ट रूप से यह समझ सकता है कि वेनबुजुन ने हाउटियन गोल्डन इंपीरियल सुप्रीम एक्साल्टेड नेचुरली वंडरफुल प्रोफाउंड जेन्युइन जेड एम्परर लिखा था। जैसे ही अंतिम प्रहार किया गया, तावीज़ पर प्रकाश एकत्रित हो गया, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी से असंख्य विधि शक्तियां तावीज़ पर एकत्रित हो रही हों, मानो वह अकेला तावीज़ ब्रह्मांड की सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो तथा इस दुनिया के सभी नियमों को नियंत्रित कर रहा हो। तेज तेज कानून आदेश की तरह वेनबुजुन की आवाज़ का अनुसरण करते हुए वह तावीज़ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को लेकर मानो उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो, लिन शेन की ओर बढ़ा। वेनबुजुन का नियम लेखन की शक्ति वास्तव में दिव्य हो गई है। उनकी ताकत वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के भगवान जैद सम्राट से जुड़ सकती है। जैद सम्राट की ताकत उधार लेना, ये बकवास धोखा है, कौन उसके साथ खेल सकता है, यहाँ तक कि एक सर्वोच्च भगवान को भी घुटने टेकने होंगे। यदि वेनबुजुन की शक्ति पहले चौंकाने वाली थी, तो इस तावीज़ के प्रकट होने से सभी में केवल भय ही रह गया। दिव्य न्यायालय के 6 प्रमुख शासक दिव्य प्राणियों की तरह हैं और जैद सम्राट देवताओं में देवता हैं, सभी देवताओं के नेता हैं। वेनबुजुन, जो कि एक निम्न दैवीय प्राणी था, वास्तव में जैद सम्राट की शक्ति उधार लेने में सक्षम था, और भले ही वह शक्ति 100 मिलियन में से केवल एक थी, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे सामान्य दैवीय प्राणी झेल सके। उस समय किसी को भी विश्वास नहीं था कि तियान के बचने की कोई संभावना है। यह अब जीत या हार का सवाल नहीं था, जैद सम्राट की शक्ति के तहत जीवित रहना संभवतः असंभव था। वह ताबीज, जो आकाश और पृथ्वी को दबाता हुआ प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे लिन शेन की ओर बढ़ रहा था, और जो लोग केवल देख रहे थे वे इतने भयभीत हो गए कि उनकी आत्माएं हवा में मोमबत्तियों की तरह कांपने लगीं, जो किसी भी क्षण बुझने वाली प्रतीत हो रही थीं। थोड़ी कमजोर आत्मा वाले दिव्य प्राणी अब इस तरह के आध्यात्मिक दबाव को सहन नहीं कर सकते थे और खून थूक रहे थे, मानो बिजली गिर गई हो, उनकी आत्माएं निश्चल हो गई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की असीम शक्तियों से युक्त रहस्यमयी तावीज़ लिन शेन के माथे पर उतरा। किसी ने सोचा कि तियान उस ताबीज के नीचे नष्ट हो जाएगा और तुरंत ही शून्य में विलीन हो जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि तियान इस प्रहार से बच सकेगा, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना कोई भी निम्न श्रेणी का दैवीय प्राणी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि वेनबुजुन, जिसने ताबीज खींचा था, उसे इस्तेमाल करने के बाद बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दिव्य आत्मा प्रकाश छाया बिखर गई, उसके सातों छिद्रों से रक्त बहने लगा, उसका शरीर क्षीण हो गया, उसका पहले सुंदर और जीवंत चेहरा दुबला और मुरझा गया, उसके बाल सफ़ेद और सूखे हो गए, मानो उसे ताबूत में रखा जा रहा हो। हर कोई तियान के माथे पर लगे ताबीज को घूर रहा था और चुपचाप उस कल्पित दृश्य के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस तरह के भयानक प्रहार से तियान का विनाश होना तय था, और कोई भी पुनर्प्राप्ति शक्ति संभवतः उस दिव्य सत्ता को वापस नहीं ला सकती थी जो मानव क्षेत्र से लुप्त हो गई थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कई सेकंड बीत गए, फिर भी जिस दृश्य की उन्होंने कल्पना की थी वह घटित नहीं हुआ, जिससे कई अमर आत्माओं के चेहरों के भाव धीरे धीरे सूक्ष्म होते गए। यहाँ तक कि पान शियानिंग और यू होंग्यान के चेहरे पर भी भाव आ गए, क्योंकि वे अपने मन में आए विचार पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। हमले की 10 सेकंड की अवधि समाप्त होने तक प्रत्याशित दृश्य अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। नियमों की बंदिशों से मुक्त होकर लिन शेन की बारी आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने माथे पर दबाया। सभी की अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसने अपने माथे से ताबीज को उतार दिया। पान जियानिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अरे, आखिर क्या हो रहा है? यूहोंग्यान पहले से ही बहुत सदमे में था और बोल नहीं पा रहा था। यह जैद सम्राट की शक्ति से भरा एक ताबीज था, फिर भी ये तियान को वश में नहीं कर सका, जिसने इसके बजाय इसे उतार दिया। ये दृश्य अविश्वसनीय था। वेनबुजुन ने लिन शेन को चौंक कर देखा, वह सुन्न हो गया। अपनी तैयारी के समय उसने कुछ नहीं किया, बस तियान को ताबीज पकड़े हुए घूरता रहा। वास्तव में उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। जैद सम्राट की शक्ति से युक्त एक ताबीज बनाने से उसके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ा, जिससे वह लड़ने की क्षमता खो बैठा। उसने अपना बचाव किया या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब यदि लिन शेन उस पर दोबारा हमला करे तो वह अपने घावों को भरने के लिए संस्कृति की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर उसने जैद सम्राट का ताबीज न लिखकर कोई कमजोर ताबीज लिख दिया होता तो शायद उसने लिन शेन को पहले ही मार दिया होता। लेकिन उसे जैद सम्राट से संबंधित सबसे मजबूत लिखना था, और यह सबसे मजबूत जैद सम्राट लिन शेन का संरक्षक आत्मा था। यदि जैद सम्राट की शक्ति लिन शेन को नुकसान पहुंचा सकती है तो यह वास्तव में विचित्र होगा। जैद सम्राट का ताबीज पकड़े हुए लिन शेन के मन में एक अजीब विचार कौंधा, क्या ये हो सकता है कि मैंने पहले जो सम्मन मुद्रा का उपयोग किया था वह गलत था? लिन शेन ने वेनबुजुन को ताबीज का उपयोग करते हुए देखा था, जो स्पष्ट रूप से वेनबुजुन की अपनी शक्ति से बना था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने अंत में जल्दबाजी में मानो शाही आदेश से कहा था।
लिन शेन को याद आया कि जब उसने तीसरे भाई द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े का उपयोग सर्वोच्च वृद्ध भगवान के अवतार को बुलाने के लिए किया था तो उसने भी उसी वाक्यांश के साथ समाप्त किया था। इससे लिन शेन को संदेह हुआ कि वह जैद सम्राट को न बुला पाने का कारण शायद यहीं छिपा हो। क्या ये वाक्यांश कोड को अनलॉक करने के लिए अंतिम पाउंड कुंजी हो सकता है जिसके बिना कोई भी बुलावे की पुष्टि नहीं कर सकता? लिन शेन ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा यह उतना ही ज्यादा संभव लग रहा था। अगर सिर्फ जैद सम्राट को पुकारने से उसे बुलाया जा सकता है तो इससे अराजकता फैल जाएगी। कल्पना कीजिए कि सिर्फ उसका नाम लेने से उसे गलती से बुला लिया जाए, ऐसी गलती बहुत ही निम्न स्तर की होगी। अब लिन शेन की बारी थी हमला करने की। अपने हाथ में ताबीज पकड़े हुए उसने वेन बुजुन की तरफ देखा जो जमीन पर बैठा था, बिल्कुल एक मरे हुए आदमी की तरह लग रहा था, और उसने खुद से सोचा चलो फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं। एक विचार के साथ लिन शेन ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया, चिल्लाते हुए जल्दी जल्दी जैसा कि कानून कहता है। जैसे ही अंतिम शब्द बोला गया लिन शेन ने अपने हाथ में रखा ताबीज भी वेन बुजुन की ओर फेंक दिया। एक क्षण में ताबीज चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ चमक उठा और एक ऐसी शक्ति में बदल गया जिसने वेन बुजुन पर इस तरह दबाव डाला मानो स्वर्ग और पृथ्वी उस पर टूट पड़े हों। अगले ही पल वेन बुजुन के साथ साथ पूरा अखाड़ा राख में बदल गया। अखाड़े की सुरक्षा दीवार टूट गई और स्टैंड की अगली पंक्ति में बैठे कई दिव्य प्राणी प्रभावित हुए और तुरंत ही राख में बदल गए। मैच देख रहे कई देवताओं ने उस भयावह शक्ति को रोकने के लिए कार्रवाई की जिससे स्टैंड में बैठे दर्शकों को सामूहिक विनाश से बचाया जा सका। बचे हुए दर्शकों में से कई लोग अब खंडहर में तब्दील हो चुके अखाड़े को डर के साथ देख रहे थे क्योंकि केवल लिन शेन ही मलबे के ऊपर तैर रहा था। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय जर्गनेट, द क्रिंगे ऑन स्क्रीन किस दैट लेड टू मेजर रियल लाइफ फॉल आउट, द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 केंटकी डर्बी, तियान जीतता है। सिस्टम की आवाज़ गूंजी जिसने कई दिव्य प्राणियों को एक सपने से जगा दिया। लिन शेन और वेन बुजुन के बीच हुए युद्ध ने पूरे दिव्य दरबार को झकझोर कर रख दिया, जिससे न केवल निचले दिव्य प्राणी बल्कि कई मध्यम और उच्च दिव्य प्राणी भी इसकी ओर आकर्षित हुए और सभी ने युद्ध की रिकॉर्डिंग का अध्ययन किया। निस्संदेह वेन बुजुन जैद सम्राट की शक्ति से युक्त तावीज़ बनाने में सक्षम एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। कई वर्षों से दिव्य न्यायालय को कुछ निम्न दिव्य प्राणी मिले थे जिनकी तुलना वेन बुजुन से की जा सकती थी। कोई यह कह सकता है कि वेन बुजुन का युद्ध उसके लिए देवत्व की ओर आरोहण था। उसकी योग्यताएं निम्न दैवीय प्राणियों के लिए लगभग शिखर का प्रतिनिधित्व करती थीं जो संभवतः उनके कुलों के पूर्वजों के बराबर थीं। हालांकि लिन शेन का प्रदर्शन हैरान करने वाला था। इतने सारे ऊपरी देवताओं ने लंबे समय तक इसका विश्लेषण किया और फिर भी समझ नहीं पाए कि वेन बुजुन के ताबीज ने लिन शेन को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तथ्यों से यह सिद्ध हो गया कि ताबीज में सचमुच जबरदस्त शक्ति थी जो सचमुच बेजोड़ थी। फिर भी अजीब बात यह है कि ताबीज ने लिन शेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये वास्तव में अकल्पनीय था। रिकॉर्डिंग की बार बार जांच करने के बावजूद कोई भी यह नहीं समझ पाया कि लिन शेन ने कौन सी कौशल या योग्यता का इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता था कि उसने इसे हवा से लापरवाही से उठाया था और फिर बस इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। यू होंग्यान ने भी काफ़ी समय तक इसका अध्ययन किया लेकिन वह ये समझने में असमर्थ रही कि आखिर हुआ क्या था। कई बार यू होंग्यान अपने संचारक को निकालने और लिन शेन को संदेश देने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकी, लेकिन अंत में उसने ऐसा करने से परहेज किया। इस समय डेंग परिवार के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पागल हो रहे हैं, विशेष रूप से डेंग योगक्सिन, जिसे रोने की इच्छा हुई लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। हर कोई सोचता था कि तियान वास्तव में डेंग अडुओ है और कई परिवार खुले तौर पर और गुप्त रूप से उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पुराने मित्रों और अन्य परिवारों के उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी तियान के मामलों के बारे में उससे गुप्त पूछताछ की। लेकिन वह कैसे जान सकता था कि तियान कौन था? उसने हमेशा सोचा था कि तियान सिर्फ एक सामान्य दिव्य प्राणी है जो किसी पहाड़ी इलाके से आया है। कौन सोच सकता था कि तियान इतनी हलचल मचा देगा? अब तो शेन परिवार भी उससे पूछताछ कर रहा था, ये सवाल करते हुए कि क्या डेंग परिवार तय की गई शादी पर पछता रहा है, क्योंकि तियान बहुत ही उत्कृष्ट था और पिछले समझौते से पीछे हटना चाहता था। डेंग योगक्सिन सचमुच अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वर्तमान स्थिति से कैसे निपटा जाए। शेन अब एक बात के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, वह ये कि कानून के अनुसार जल्दी करो वास्तव में अनलॉक करने का पासफ्रेज हो सकता है। कम से कम तीसरे भाई द्वारा दिए गए नोट और वेन बुजुन द्वारा तैयार किए गए ताबीज को पढ़ते समय ये वाक्यांश उनकी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। उन्होंने वेन बुजुन के ताबीज को अनलॉक करने के लिए इस पासफ्रेज का उपयोग करने की कोशिश की और प्रभाव काफ़ी अच्छा था। अब लिन शेन सोच रहा है कि अगर वह इस पासफ्रेज के साथ जैद सम्राट के श्रद्धेय नाम का पाठ करता है तो क्या वह जैद सम्राट को बुलाने में सक्षम होगा। समस्या यह है कि लिन शेन कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि जैद सम्राट ने बताया था कि उसे केवल एक बार ही बुलाया जा सकता है।
यदि वह अभी प्रयास करेगा तो उसका उपयोग हो जाएगा, यदि वह प्रयास नहीं करेगा और बाद में उसका कोई उपयोग नहीं होगा तो वह केवल झूठी खुशी होगी। इस दुविधा ने लिन शेन को काफी उलझन में डाल दिया। उसे यकीन नहीं था कि क्या ये सचमुच उसके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। सौभाग्य से उन्हें इस बारे में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इस तुरुप के पत्ते के बिना भी वे इतनी दूर तक आ चुके हैं। लिन शेन अब इस बात पर शोध कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार का ग्रह चुनना चाहिए। अन्य लोग जिन्होंने प्रथम स्थान जीता था उन्हें यादृच्छिक ग्रह दिए गए। लिन शेन को स्वाभाविक रूप से यादृच्छिकता की आवश्यकता नहीं है। यंग ने उसे बताया कि अपने अधिकार के साथ वह स्वयं के लिए चुनाव कर सकता है। लिन शेन ने अधिक लालच न करते हुए यंग से पूछा कि क्या वह एक से अधिक ग्रहों का चयन कर सकता है, जिस पर यंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं। यदि उन्होंने पहले ही पुरस्कारों में संशोधन कर दिया होता तो यह संभव हो सकता था, लेकिन अब चून की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, इसलिए इसमें बदलाव करना संभव नहीं है। लिन शेन के पास पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किए गए ग्रहों की समीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने एकमात्र प्रथम श्रेणी के स्टार को चुनने में संकोच नहीं किया। ऐसे उच्च स्तरीय संसाधन स्टार की शुरुआत में शायद जरूरत न पड़े, लेकिन बाद के चरणों में यह ऐसी चीज है जिसके लिए अन्य लोग भीख भी नहीं मांग सकते। लिन शेन को शुरू में आगे बढ़ने के लिए केवल प्रतियोगिता पुरस्कार के संसाधनों पर निर्भर रहने की जरूरत है, उसे ग्रहीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रथम श्रेणी का सितारा उसका सबसे अच्छा विकल्प है। प्रथम श्रेणी स्टार के अलावा कई संसाधन पुरस्कार भी थे और एबरेंट लिक्विड बैरल में प्रदान किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति जितना लंबा था। ऊपरी स्तर के पथभ्रष्ट द्रव से लेकर ऊपरी स्तर के पथभ्रष्ट द्रव तक 10,000 से अधिक बैरल थे। केवल यही एक साधारण दिव्य प्राणी के लिए मध्य या संभवतः ऊपरी स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। बेशक प्रत्येक दिव्य प्राणी की परिस्थिति अलग अलग होती है और एबरेंट लिक्विड के ये बैरल किस हद तक मदद कर सकते हैं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। लिन शेन के पास अब संसाधनों की कमी नहीं है, उसकी असली दुविधा यह है कि अमरता कैसे प्राप्त की जाए। प्राचीन क्षेत्र का विधि मार्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं है और यद्यपि उसने दिव्य न्यायालय के भूत देवगुट से सूर्य शूटिंग महान विधि पर महारत हासिल की, फिर भी निम्न दिव्य प्राणी बनने के कोई संकेत नहीं थे, जिससे लिन शेन भ्रमित हो गया और उसे पता नहीं चला कि समस्या कहाँ है। सौभाग्य से इन संसाधनों के साथ 4 छोटे सफेद बाघों के भरण पोषण के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसाधनों से परे लिन शेन को स्टार डिवाइन पैलेस से भी निमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें सीधे तौर पर स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि एक साक्षात्कार के लिए आने के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार में सफल होने के बाद ही स्टार डिवाइन पैलेस में शामिल होने और स्टार डिवाइन अधिकारी बनने की संभावना है। लिन शेन को पता चला कि उसे कुल 6 निमंत्रण मिले थे, जिसमें 6 महान सितारा क्षेत्रों के स्टार दिव्य अधिकारियों ने उसे साक्षात्कार के लिए निमंत्रण भेजा था। दिव्य न्यायालय की तरह स्टार दिव्य महल में भी 6 महल हैं। प्रत्येक स्टार दिव्य महल स्वतंत्र है और प्रत्येक में एक महान दिव्य अधिकारी है। लिन शेन की शीर्ष पसंद स्वाभाविक रूप से सेंट्रल हेवन स्टार दिव्य पैलेस है, क्योंकि जैद सम्राट सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र का शासक है, जो लिन शेन के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। लेकिन इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हैं। यदि जैद सम्राट प्रतिकूल हो जाए तो लिन शेन को बहस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत विचार विमर्श के बाद लिन शेन ने सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र में साक्षात्कार में भाग लेने का फैसला किया। अब तक वह सुप्रसिद्ध हो चुका है, जैद सम्राट उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता है, इसलिए उसे टालना शायद व्यर्थ है। लिन शेन तैयार था, उसने समय आते ही साक्षात्कार के लिए सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस जाने की योजना बनाई। डेंग योंगक्सिन को अब बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। शेन परिवार ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था, अगर शादी के जरिए गठबंधन जल्द ही पूरा नहीं हुआ तो शेन और डेंग परिवारों के बीच शादी का गठबंधन रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में वे संभावित रूप से दुश्मन बन सकते हैं। मामले का सार ये था कि शेन परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि तियान ही डेंग अदुओ है। वे जिससे शादी करना चाहते थे वह तियान था, असली डेंग अदुओ नहीं। अब डेंग योंगक्सिन को शादी के लिए तियान कहाँ से मिलेगा, इस बात से वह हर दिन चिंतित रहता था। इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ डेंग योंगक्सिन अनिच्छा से डेंग जियान की तलाश में चला गया। हालांकि डेंग योंगक्सिन के लिए ये परिवार का मुखिया सिर्फ एक निष्क्रिय प्रबंधक था। ऐसे अनसुलझे मुद्दों के साथ अंततः उसे समाधान के लिए उसी की ओर मुड़ना पड़ा। आखिरकार वह डेंग परिवार का मुखिया था। डेंग जियान एक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डेंग योंगक्सिन की बातों से अनजान था। जब डेंग योंगक्सिन बोलना समाप्त कर चुका तो वह कुछ देर तक किनारे पर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन डेंग जियान ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। वह निश्चल बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। डेंग योंगक्सिन को क्रोध बढ़ता हुआ महसूस हुआ और जब उसने डेंग जियान को बोलते सुना तो वह अपने क्रोध को रोक नहीं सका। सालों से सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं तो देर न करें, अभी इसे आजमाएं। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें।
चूंकि शेन परिवार यह शादी चाहता है तो चलो शादी उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं, डेंग जियान ने उदासीनता से कहा। लेकिन तियान हमारे डेंग परिवार का व्यक्ति नहीं है और उसने मेरे प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है। हम उनसे शादी करने के लिए कोई दूसरा तियान कहाँ से ढूंढ सकते हैं? डेंग योंगक्सिन ने चिढ़कर कहा। आप बस शादी का काम संभालिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, डेंग जियान ने कहा। वह अभी भी इत्मीनान से था, एक हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी और दूसरे में आटे का चारा पकड़े हुए। उसकी आंखें पानी पर टिकी हुई थीं, उसका सिर ऊपर नहीं उठा था। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे कि यह कोई महत्व का मामला नहीं था। परिवार प्रमुख, उस तियान से निपटना आसान नहीं है, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? अगर शेन परिवार के आने पर हम किसी को पेश नहीं कर पाए तो स्थिति और खराब हो जाएगी, डेंग योंगक्सिन ने चिंतित होकर टिप्पणी की। मैंने तुमसे कहा था, तुम बस शादी का प्रबंध करो, डेंग जियान ने शांति से कहा। डेंग योंगक्सिन उसके स्वभाव को जानता था और उसने दांत पीसते हुए कुछ और नहीं कहा, बल्कि मुड़कर डेंग जियान के आंगन से चला गया। बस गड़बड़ करते रहो, तुम सब विनाश की ओर बढ़ रहे हो। अगर डेंग परिवार तुम्हारे कार्यों से बर्बाद हो जाता है तो इससे तुम्हें खुशी होगी, डेंग योंगक्सिन ने नाराजगी से कहा। डेंग योंगक्सिन के चले जाने के बाद डेंग जियान ने लंबे समय तक मछली पकड़ना जारी रखा। उसका चारा खत्म हो गया था, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली थी। वह जरा भी चिंतित नहीं था और उसने सावधानीपूर्वक अपना मछली पकड़ने का सामान पैक किया, फिर एक कम्युनिकेटर निकाला और डेंग कून का नंबर डायल किया। पिताजी, अचानक आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? डेंग कून कुछ आश्चर्यचकित था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि डेंग जियान उसे फ़ोन करेगा। यद्यपि वे पिता पुत्र थे, फिर भी वे महीने में मुश्किल से कुछ शब्द ही बोलते थे। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व में भी कोई मेल नहीं था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच कोई बाधा थी, लेकिन वे आम पिता और पुत्रों की तरह एक दूसरे के इतने करीब भी नहीं थे। क्या आप तियान से परिचित हैं? डेंग जियान ने पूछा। कुछ हद तक परिचित हूं, लेकिन मैं शेन और डेंग परिवारों के बीच विवाह गठबंधन में मदद नहीं कर सकता। डेंग कून ने डेंग जियान के इरादे को भांप लिया और बातचीत को शुरू में ही रोक दिया। नौजीवन और नौ पीढ़ी की आज्ञाशील हमारे डेंग परिवार में शादी करने के बदले में आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह तैयार है। अगर वह तैयार नहीं है तो इसे भूल जाओ, डेंग जियान ने भावशून्यता से कहा। डेंग कून एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। एक लंबे विराम के बाद उसने कहा, क्या तुम सच में 9 लाइव सील का उपयोग करने के लिए तैयार हो? बचपन से लेकर अब तक मैंने तुमसे जो भी वचन कहे हैं उनमें से कौन सा वचन मैंने पूरा नहीं किया? डेंग जियान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तियान से पूछूंगा, डेंग कून ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। उसका लहजा कुछ अजीब था। क्या होगा अगर तियान ने मना कर दिया? शेन परिवार को डेंग अदुओ चाहिए और वे डेंग अदुओ से ही शादी करना चाहते हैं। अगर वे उसे चाहते हैं तो उसे उन्हें दे दो, डेंग जियान ने कहा। फिर उसने बातचीत बंद कर दी, जिससे डेंग कून वहीं खड़ा रह गया और हैरान रह गया। माउंटेन स्टार, यह एक प्रथम श्रेणी का सितारा है जो लिन शेन को प्रतियोगिता पुरस्कार के रूप में दिया गया। ये ग्रह एक न्यूट्रॉन तारा है जहां प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्न दैवीय प्राणियों के लिए गति करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अजीब बात है कि इतनी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के तहत यिन माउंटेन स्टार कई लगातार ऊंचे पहाड़ों का घर है। यहाँ आसपास कोई स्थायी प्रकाश स्रोत नहीं है, केवल दूर स्थित तारे हैं जिनका प्रकाश ग्रह पर अच्छी तरह से स्थिर नहीं हो पाता। इस प्रकार यिन माउंटेन स्टार में दिन का प्रकाश लगभग नहीं होता, केवल तारों से भरा रात्रि आकाश ही होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले कई उल्कापिंड और ग्रह जैसे मेहमान आसानी से आकर्षित होकर ग्रह से टकरा जाते हैं। हालांकि यिन माउंटेन स्टार की अत्यंत कठोर प्रकृति के कारण इसके प्रभाव से होने वाली क्षति काफ़ी कम होती है। लिन शेन इस समय यिन माउंटेन स्टार के परिवहन स्टेशन के अंदर खड़े होकर बाहर की पर्वत श्रृंखलाओं को देख रहे हैं जो स्याही से रंगी पेंटिंग की तरह दिखती हैं। परिवहन स्टेशन के सबसे नज़दीक एक काले पत्थर के पहाड़ की चट्टान पर लिन शेन ने कुछ डरावनी उभरी हुई आकृतियां देखीं। चट्टान के किनारे से उभरी सैकड़ों मीटर ऊंची इन उभरी हुई आकृतियों में ड्रैगन के सिर और घोड़े के शरीर वाले जीवों को दर्शाया गया है जो तराजू पहने हुए हैं, जो पौराणिक किलिन जैसा दिखता है। फिर भी इन किलिन मूर्तियों पर नक्काशी का कोई निशान नहीं है। ये दैवीय शक्तियों द्वारा बनाई गई प्राकृतिक विचित्रताएं प्रतीत होती हैं। लिन शेन को पता था कि ये मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि इन माउंटेन स्टार की विशिष्ट विकृत प्रजातियां थीं जिन्हें यिन घोस्ट बीस्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो आमतौर पर चट्टानों पर उभरी हुई आकृति की तरह चिपकी रहती हैं। जब कोई उनके पास जाता है तो वे चट्टानों से उतरकर क्रूर जानवरों में बदल जाते हैं जो मांस और खून खाते हैं। यिन भूत जानवर कई प्रकार के होते हैं जो विपरीत चट्टान पर किलिन जैसे दिखते हैं। वे ऊपरी स्तर के दिव्य जानवर हैं जिन्हें इनकवॉटर कोल्ड आई जानवर के रूप में जाना जाता है। यिन भूत जानवरों में इनकवॉटर कोल्ड आई जानवर न तो बहुत कमज़ोर है और न ही विशेष रूप से मजबूत है। यद्यपि यिन माउंटेन स्टार क्रिस्टल चार्म स्टार की तुलना में कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन यह ऐसा स्थान नहीं है जहां निम्न दिव्य प्राणी आकस्मिक रूप से भ्रमण कर सकें।
हालांकि यिन माउंटेन स्टार के साथ लिनशेन अब एक दूसरे स्वायत्त ग्रह का मालिक है, जिससे दूसरों के लिए उसे परेशान करना अब इतना आसान नहीं है। भले ही वे लिनशेन को खोजने के लिए अंतरतारकीय अंतरिक्ष से होते हुए क्रिस्टल चार्म स्टार तक यात्रा करें, केवल एक टेलीपोर्ट के साथ लिनशेन यिन माउंटेन स्टार तक पहुंच सकते हैं और अंतरतारकीय यात्रा में अज्ञात समय लगेगा। जैसा कि कहावत है, एक चालाक खरगोश के पास 3 बिल होते हैं, लिनशेन ने भी अपने लिए अधिक ग्रहों को सुरक्षित करने की आशा की, लेकिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने के अलावा स्वायत्त ग्रहों को प्राप्त